हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो 11th क्लास एनसीईआरटी बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर गिवन है हमारा सेट थ्योरी। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी करके। तो हम लोग उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में बेटा। तो हम वन बाय वन सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 मिसलेनियस जो भी है कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उनको भी मैं डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग फोकस करके, जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं या जो कहीं भी कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के खासकर बच्चे जिनको केवल केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, जिनको आईआईटी का एग्जाम देना है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ बेटा। तो आईआईटी वाले स्टूडेंट जो है वो आईआईटी वाले जो लिस्ट है, हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट जो बच्चे 11th क्लास के केवल बेसिक के हैं, यानी कि जिनको 11th क्लास पढ़ना है, एनसीईआरटी लेवल के हैं, या कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स ले रखा है, कॉमर्स मैथ के बच्चे, उन लोगों के लिए ये वीडियो सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट थ्योरी दूंगा जो भी आपके एनसीईआरटी लेवल की है, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा। आफ्टर दैट बेटा एक और मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, आर डी शर्मा की, क्योंकि आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल भी आप लोगों के रेफरेंस बुक के रूप में 11th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के। ठीक है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में चलता है। आफ्टर दैट बेटा जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएगा उन सबको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है बेटा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको करना क्या होगा, जब जब मैं वीडियो डालूंगा, हालांकि मैं कोशिश यही करूंगा कि डेली एक वीडियो एक क्लास आपकी ली जाए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं खासकर उन स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे कि जब भी नया वीडियो आपका कंसर्न टॉपिक का आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वीडियो हमारे 11th क्लास का आया है और हमें पढ़ना है। तो आप लोग कॉपी लेके बैठे, प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं तो सेट थ्योरी को। तो बेटा सबसे पहले आता है कि डेफिनेशन। डेफिनेशन कि सेट होता क्या है, सेट थ्योरी के अंदर सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट है क्या, तो सेट की डेफिनेशन दे रहे हैं हम, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स कौन क्या कहते हैं, सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स आर कॉल्ड sets and denoted by capital alphabets such as A, B, C and so on। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, जो सेट है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स होता है। और इनको हम जब लिखते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका जो नेमिंग करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका कैपिटल लेटर्स से हम उनको डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन अराइज होता है इसके बारे में कि भाई वेल डिफाइंड आइटम्स, तो हम किसे वेल डिफाइंड कहेंगे और किसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको देखते हैं। देखो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं कि हम किन्हें तो वेल डिफाइंड कहेंगे और किन एलिमेंट्स को, आइटम्स को नॉट वेल डिफाइंड कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं बेटा। देखो, तो अगर मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप सभी कहोगे सर हमें पता है वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई डाउटफुल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे 100% वॉवल्स यही होंगे, 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन
10। तो देखो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो हमको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं जिनमें 2 का डिवीजन नहीं होता है। तो 1 से स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा 1 3 5 7 9 और लेस देन 10 कह रहा है तो 10 से कम ही रखना है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा ऑड नेचुरल नंबर हो गए। तो ये भी हमारे वेल डिफाइंड है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और देखते हैं, देखो एग्जांपल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अब अगर मान लीजिए आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट है वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि ये इतने स्टूडेंट मेरी क्लास में हैं, तो मैं इजीली उनको कलेक्ट कर सकता हूँ बेटा। ठीक है, और देखिए ऑल क्रिकेटर्स who have played all cricketers who have played at least 5 test matches who had played at least 5 टेस्ट मैचेस। तो बेटा ये भी वेल डिफाइंड होगा, जितने भी क्रिकेटर हैं इस दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो उनमें से वो क्रिकेटर हमको सेलेक्ट करने हैं जिन्होंने कम से कम 5 टेस्ट मैच तो खेली ही हैं, तो इजीली उनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया वेल डिफाइंड आइटम। अब आता है नॉट वेल डिफाइंड आइटम, अब उसकी बात करनी है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडेंट ऑफ क्लास। यहाँ पे मैंने एक टर्म लिया है मोस्ट ब्यूटीफुल। मैंने कहा कि इस क्लास के जो सबसे सुंदर स्टूडेंट हैं वो सब आ जाओ मेरे पास। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो अपने आप को सुंदर नहीं मानता होगा। हर इंसान अपने आप को ब्यूटीफुल समझता है या फिर स्मार्ट समझता है, अगर लड़का है तो सुंदर समझता होगा भी। ठीक है, हर लड़की अपने आप को ब्यूटीफुल समझती है। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है ना, ये क्या कर रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, क्वालिटी। और इस क्वालिटी को मेजर करने के लिए कोई भी हमने एक क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि वो सारी गर्ल्स जिनकी हाइट 5 एंड 5 है, 5 फुट 5 इंच या उससे ज्यादा है, वो सब ब्यूटीफुल कैटेगरी में आएंगे। या फिर वो सारी गर्ल्स जिनका वेट 50 टू 55 केजी है, वो ब्यूटीफुल कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसा क्राइटेरिया मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो भाई यहाँ पर फिर हम 100% श्योरिटी से वेल डिफाइंड नहीं कर सकते इन सबको। ठीक है, और देखिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेंजरस एनिमल हैं उन सबका कलेक्शन कर लो। तो भाई अब दिक्कत ये होती है ना कि हर पर्सन टू पर्सन डेंजरस जो है एनिमल वो अलग अलग होता है। कुछ को तो डॉग से डर लगता है, कुछ को डॉग से नहीं लगता है। जिनको डॉग से डर लगता है उनके लिए डॉग डेंजरस है, लेकिन जिनको नहीं लगता है उनके लिए डॉग डेंजरस नहीं है। और कुछ को तो बेटा चूहों से भी डर लग जाता है, तो क्या चूहे डेंजरस हो गए? हाँ, उन लोगों के लिए डेंजरस हो गए, बट सबके लिए डेंजरस नहीं है। तो फिर इसमें वेल डिफाइंड आइटम नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भी नहीं कह पाऊंगा कि ये मेरा वेल डिफाइंड आइटम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मोस्ट और ये डेंजरस, अगेन ये क्वालिटी आगे डेंजरस, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसको आप डेंजरस कहते हैं, अगर ये बता दिया जाए तो फिर ये आपका वेल डिफाइंड हो जाएगा। आई बात समझ में? और देखो कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया ही बोल देता हूँ। अगर मैं केवल इंडिया की बात कर लेता हूँ, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी वेल डिफाइंड नहीं होगा भाई। कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया, तो हर इंसान के लिए बेस्ट एक्टर अलग अलग हो सकता है।
मेरे को अक्षय कुमार अच्छा लगता है तो किसी को सलमान खान, तो किसी को शाहरुख खान, तो किसी को आमिर खान, किसी को अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है। तो वो वेल डिफाइंड, सबका यूनिक आंसर नहीं आएगा। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर यूनिक आ जाए, फिक्स आंसर आ जाए। जैसे मैंने बोला, मैंने सबसे पूछा, पूरे वर्ल्ड से पूछा, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या सबका सेम और यूनिक आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सबका आएगा ना, ए ई आई ओ यू सबका आएगा। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर मैंने पूछा कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड, अगर इनको बुला लिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। आई बात समझ में? तो आप मैं मेरे आई होप कि अब आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट है, 2-4 पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना, शुड बी रिमेंबर। ओके, देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, आइटम्स और members all are synonyms, यानी कि सभी के सब क्या है, all are synonyms synonym terms। अब आप चाहे एलिमेंट बोलो या आप ऑब्जेक्ट बोलो या आइटम बोलो या मेंबर ऑफ दैट सेट बोलो, इनका मीनिंग क्या है, सबका सेम मीनिंग है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो नेम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सेट का यूजुअली जो नेम करते हैं वो कैपिटल लेटर्स में करते हैं। तो सेट्स आर usually written as capital A, capital B, capital X, capital Y, and so on, etc. And elements of sets are generally given as small a, small b, small c, 1, 1, 2, 3 and so on। यानी कि हमने क्या बताया बेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो नेमिंग होगी, सेट का नेम होगा वो तो कैपिटल लेटर्स में होगा, बट जो उसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, उनको हम स्मॉल, मतलब जो स्मॉल लेटर से हमने इंग्लिश अल्फाबेट के ABCD या फिर नंबर्स की फॉर्म में उसको लिखेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इफ स्मॉल a is an element of set A, अगर कोई सेट A है, उसका कोई एलिमेंट A है, तो is written as A belongs to कैपिटल A, यानी A जो है सेट A से बिलोंग करता है। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, ये तो हमने इंग्लिश में लिख दिया। मैथमेटिकली अगर हमको लिखना है, मैथमेटिकली रिटन एज कैसे लिखेंगे इसको बेटा, स्मॉल a बिलोंग्स टू a। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल यूज होता है किसके लिए, बिलोंग्स टू के लिए, बिलोंग्स टू के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट मान लीजिए इफ कोई एलिमेंट है b इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, b इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों। ठीक है। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, स्मॉल b, ये तो बिलोंग्स हो गया, नॉट के लिए क्रॉस कर देंगे, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आई बात समझ बच्चों? तो जो एप्सिलॉन होता है, ये ग्रीक सिंबल होता है। क्या है? ग्रीक सिंबल है, एप्सिलॉन बोलते हैं। ये डिनोट करता है एलिमेंट के लिए, तो ये ध्यान रखना है। ये सिंबल यूज होता है एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए,
कि एलिमेंट इस सेट का है या इस सेट का एलिमेंट नहीं है। आई बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन की रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं लिस्टेड फॉर्म। इन तीनों नाम से इसको बुलाते हैं हम लोग। बोलते हैं रोस्टर फॉर्म बोल लेंगे, टेबुलर फॉर्म बोल लेंगे, या लिस्टेड फॉर्म बोल लेंगे, एक ही बात है बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आता है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आता है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए पहला देखते हैं हम रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म, भाई रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं भाई हम लोग, इन दिस फॉर्म, जो ये फॉर्म आ रही है हमारे पास सेट की, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे पास, जो भी सेट के एलिमेंट है, जो भी डिस्क्राइब हो रहे हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बना देंगे, मतलब एक सीक्वेंस में लिख देंगे, ठीक है, और कॉमा से सेपरेट कर देंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म elements of set are listed and separated separated by commas and written in curly brackets. कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पर कि रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं उनको लिस्टेड कर देते हैं, यानी सीक्वेंस में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, और उन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रैकेट में उनको लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल देखते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग बेटा, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा। चलिए बच्चों, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म का। डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये हमको पता है क्या है, ए ई आई ओ यू, इन सबको लिख दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, लिस्टेड कर दिया, सीक्वेंस में लिख दिया, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया, और इसको नेमिंग दे दी सेट ए। तो ये हो गया सिंपल, क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम इवन नेचुरल नंबर का सेट। तो देखो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 है, और फिर वो कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे और नाम दे देंगे सेट बी। तो बहुत सिंपल हो गया, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कॉपी कर लीजिए। इसी रोस्टर फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या है बात इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ऐसा नहीं कह देंगे कि 1 2 3 4 5 ही लिखो, आप 1 3 5 4 2 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऑर्डर, ठीक है। सेकंड इसमें आता है जनरली, वैसे तो हम लिख देते हैं रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स doesn't affect, but generally repetition not done in this form। क्या कहा बेटा मैंने
कि वैसे तो रिपीटेशन अगर आ रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 ए बी 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 ऐसे आ रहा है, तो इन एलिमेंट्स का रिपीटेशन कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन 4 बार हो रहा है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम जनरली क्या करते हैं, रिपीटेशन नॉट डन इन दिस फॉर्म, हम इसके अंदर रिपीटेशन में नहीं लिखते हैं। एक बार एलिमेंट आ गया तो मतलब 4 बार भी आ रहा है तो एक ही एलिमेंट, तो उसको एक ही बार लिखेंगे भी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों सेकंड आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म all elements of set are represented by a single variable, say x, y or z, which hold particular property or follow some conditions। क्या बोला बेटा मैंने? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है ना सेट के, उन सबको एक नाम दे दिया जाता है। सबको एक पैकेट में बंद कर दिया और उस पैकेट के ऊपर नाम लिख दिया x, y, z, और फिर उस x के बारे में हम लोग बता देते हैं कि ये x जो है, यानी इस x वाले बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो वहां से आपको पता लग जाएगा अच्छा इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसको लिखते कैसे हैं, a इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस पी ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर आप जो भी चाहे लिखना है वो लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा लिख देते हैं ए इज इक्वल टू एक्स पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, ये देयर इज ए एक्स, इसका मतलब देयर इज ए एक्स है ना, इसको बोलेंगे हम देयर इज ए एक्स, देयर इज एक्स, इसका मतलब होता है बेटा such that there is x such that follow particular property, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी जिसको फॉलो करना होगा। तो सच दैट का जो सिंबल है वो ये कॉलम भी हो सकता है और ये वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ए सेट 1 2 3 4 5, ये लिख रखा है हमने। तो बेटा ये देख करके आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है और 5 तक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इन सभी सेट्स को एक जनरल नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए x दे दिया, तो हम कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कि देयर इज x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। जो x है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो हमको यह बताना पड़ेगा कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, 5 से छोटा है और 5 के इक्वल है, ठीक है, या फिर हम लेस देन 6 लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा को, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये जो लिखा है हमने, ये वाला जो फॉर्मेट है ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए और देखते हैं। देखो मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको लिखना है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इसको अगर आपको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे बच्चों? b इज इक्वल टू, यहाँ पे एक नाम दे दिया x सच दैट। अब इवन नंबर बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 2n कर दिया, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होगा, तभी तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो वो इवन इंटीजर बनेगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये लिख दिया हमने अपने फॉर्मेट में। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। आई बात समझो बच्चों? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसको सॉल्व करने के लिए हमको इतना ही थ्योरी काफ़ी है। तो बेटा इस पहले इस क्लास को कंप्लीट करें, इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूँ। वहाँ मिलते हैं बेटा, ठीक है? तब तक सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है बेटा, टेक केयर।